Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video we will discuss about disaster management. को इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन, मतलब इंडिया की डाइवर्स ज्योग्राफी है. यहाँ पे ठंड भी लगती है कुछ एरियाज में, कुछ एरिया बहुत ज़्यादा गर्म है, कहीं पे बारिश होती है ऑल टाइम, कहीं पे सूखा है. और इंडिया फेसेस इवन ऑल काइंड्स ऑफ डिजास्टर, चाहे वो अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, उसके बाद सुनामी, उसके बाद देख लो कहीं पे सूखा होता है. तो हर तरीके का डिजास्टर जो है इंडिया क्या करता है, फेस करता है. तो क्या है इसका रीज़न, वो तो अलग अलग रीज़न से, हम यहाँ पे रीज़न की बात नहीं करेंगे, बट यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंडिया में डिजास्टर को मैनेज किया जाता है. देखो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सबसे पहले ये समझते हैं डिजास्टर क्या होता है. क्योंकि डिजास्टर मतलब क्या, कि कोई भी सडन इवेंट ऐसा, मतलब कोई इमीडिएट कोई एक्शन हो जाए जिसकी वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो जाए, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, सोसाइटी पे लेवल पे हो, बड़े स्टेट लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो. ऐसा कोई अचानक से डिस्ट्रक्शन हो जाना है डिजास्टर कहलाता है. इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वेदर इट इज मैन मेड, को मैन मेड डिजास्टर भी होता है, एंड वन कैन बी ऑफ नेचुरल. देखो मैन मेड डिजास्टर को तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार का कोशिश करें तो हम संभाल सकते हैं. जैसे मैन मेड डिजास्टर कैसा होता है, जो इंसान की वजह से हो रहा है, लाइक पोल्यूशन हो रहा है इनकी वजह से. उसके बाद इंडस्ट्री, लाइक भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गया था. ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या था, एक मैन मेड डिजास्टर था. इंसान की गलती की वजह से तो हुआ था, वो नेचर की वजह से थोड़ी हुआ था. ऐसे कई सारे डिजास्टर होते हैं. ऐसे इंडस्ट्रियल हो रहा है. उसके बाद नेचुरल जो है, ये नेचर की वजह से हो रहा है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. लाइक अर्थक्वेक हो गया, तो अर्थक्वेक का हम क्या कर सकते हैं, अचानक फ्लड आ जाना. हालांकि उसमें भी थोड़ा रोल, नेचुरल डिजास्टर आने के पीछे भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत रोल ह्यूमन बींग का है, लेकिन बट फिर भी वो कंट्रोल में नहीं होता इंसान के कि उसे रोक पाए या फिर जो कुछ कर पाए. बट फिर भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ प्रिकॉशंस, कि हाँ हम जैसे फ्लड को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम ऐसी प्रिपरेशन कर सकते हैं वहाँ पे कि लाइक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, जैसे वॉल वगैरह बना दे कि पानी बहुत ज़्यादा ना बहे. हम ज़मीन को ऐसा रखें कि पानी फटाफट एब्जॉर्ब हो जाए. अभी क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट के चीज़ें बन गई है, पानी एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता है, इस वजह से फ्लड बहुत ज़्यादा आती है अर्बन एरियाज़ में. तो हम ऐसा कुछ करें सिस्टम, तो उससे क्या कर सकते हैं, हम फ्लड को तो नहीं रोक सकते, लेकिन उसके लिए हम प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो वही होता है डिजास्टर मैनेजमेंट. नॉट ओनली फॉर फ्लड, लाइक फॉर अर्थक्वेक, पहले से अवेयरनेस फैला देना. ऐसे ही कुछ भी यहाँ, मतलब कोई सी भी अगर दुर्घटना, जैसे मतलब कोई भी डिजास्टर होने वाला हो, तो उसके पहले क्या कर ले, हम प्रिपेयर कर ले. या फिर मानो हो भी जाता है डिजास्टर, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद की भी तैयारी करना, ये सभी डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है. तो पहले जो था इंडिया का 2005 से पहले क्या हुआ करता था, हमारी अप्रोच थी कैसी, कि रिएक्शन देने वाली, कि हाँ डिजास्टर आ गया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक्शन लेंगे कि हाँ अब क्या करना है हमें. लेकिन अब जो है आफ्टर दिस एक्ट हमारी अप्रोच कैसी हो गई है, अब प्रिवेंशन वाली, कि हम पहले तो यही कोशिश करेंगे कि डिजास्टर आए ही नहीं, और आ भी जाता है तो उसके लिए पहले से हम प्रिपेयर रहेंगे. ठीक है, तो मतलब फ्रॉम रिलीफ सेंट्रिक रिस्पॉन्स टू होलिस्टिक प्रिवेंशन, ऐसी हमारी अप्रोच चली है. ये दो पॉलिसी यहाँ पे हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और नेशनल पॉलिसी 2009, इसके थ्रू इसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हमारे देश में मैनेज किया जाता है डिजास्टर को. इंडिया का डिजास्टर मैनेजमेंट प्रायर 2005 क्या था, इंडिया की अप्रोच डिजास्टर वॉज रिएक्टिव थी. मतलब टू मैनेज द डिजास्टर इंडियाज अप्रोच वॉज रिएक्टिव और रिलीफ सेंट्रिक थी. बट आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 अभी क्या हो गया, हमारा ट्रांजिशन हो गया टुवर्ड्स होलिस्टिक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी कवरिंग द फुल साइकिल, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिकवरी. इन चारों चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे. मतलब इसके ऊपर अब हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया. पहले तो हम यही कोशिश करेंगे कि डिजास्टर आए ही ना, दैट इज प्रिवेंशन. फिर मिटिगेशन, यहाँ पे थोड़ा लाइन से नहीं लिखा है, हम आगे समझेंगे इसको. देखो लीगल मैंडेट, मतलब कौन सा एक्ट है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005, जो कि प्रोवाइड करवा रहा है हमें यहाँ पे अथॉरिटी, कि जो यहाँ पे मतलब अलग अलग इसने क्या बना रखी, अथॉरिटी बना रखी, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कि डिजास्टर को मैनेज करेगी. उसके साथ ही इंस्टीट्यूशन अगर हम देखें तो 3 टियर स्ट्रक्चर है यहाँ पे, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एग्जीक्यूशन करता है. मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंटर ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, पूरा 3 टियर स्ट्रक्चर बना हुआ है. और फाइनेंशियल मैकेनिज्म भी है, दोनों चीज़ें के लिए, रिस्पॉन्स के लिए भी, कि मतलब अगर हो जाता है तो बाद में हमें क्या करना है, रिलीफ के लिए भी, और मिटिगेशन के लिए भी, कि हम आगे से पहले ही कोशिश कर ले कि हम उसे होने ना दें. अब देखो इंडिया में अगर आप देखो तो 58.6% ऑफ लैंड मास जो है यहाँ पे अर्थक्वेक
का जोन 3 में आता है, मतलब 3 to 5 में आता है। मतलब यहाँ देख सकते हो आप इतने ज़्यादा एरियाज जो है अर्थक्वेक प्रोन एरिया से, जिसमें ये जो है अगर आप देखोगे डार्क रेड में, जो डार्क कलर में वो कौन से जोन 3 to 5 में आते हैं, मतलब इतना ज़्यादा एरियाज में अर्थक्वेक आता है। उसके साथ ही फ्लड जोन देख लो, ये वाला एरिया जो है जितने येलो में दिख रहा है ये सारे फ्लड जोन एरियाज हैं इंडिया में। वहीं यहाँ पे विंड और साइक्लोन हजार्ड्स देखोगे तो ये है, ये ज़्यादा ब्लू जो दिख रहे हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी से साइक्लोन और विंड से रिलेटेड डिजास्टर आते हैं। मतलब इतना सारा क्या है इंडिया में डिजास्टर है, और हर तरीके का। इवन राजस्थान वाले एरिया में देखो तो ड्रॉट वाली कंडीशंस में आपको दिखेगी। 40 मिलियन हेक्टेयर जो है 12% ऑफ लैंड जो है यहाँ पे फ्लड और रिवर इरोजन है। उसके साथ ही 5700 किलोमीटर, देखो हमारी कोस्ट लाइन है अराउंड 7500 किलोमीटर, उसमें से 5700 किलोमीटर जो है ये है साइक्लोन और सुनामी से पीड़ित। मतलब उसके बाद 68% जो कल्टिवेबल एरिया है वहाँ पे ड्रोट जैसी कंडीशंस आ जाती है। तो वल्नरेबिलिटी मतलब कई सारी चीज़ों की वजह से है, पॉपुलेशन भी कह सकते हो, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन भी है, इन्वायरमेंटल का डिग्रेडेशन भी है, कई सारे कारण है इसके पीछे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, एक तो प्री डिजास्टर फेज होता है कि हम क्या कोशिश करें कि डिजास्टर आए ही ना, प्रिवेंशन और मिटिगेशन का हम काम करेंगे कि रिस्क जो है मतलब क्या हो, जो भी आने वाला है सिचुएशन जैसी भी होने वाली है उसको हम पहले से ही क्या कर दे, ऐसी चीज़ें बना दे कि वो होए ही ना। ठीक है, तो प्रिवेंशन कि हम उस चीज़ को ख़त्म ही कर दे। बट फिर भी अगर हो जाता है इंसिडेंट, मतलब ये ट्रिगरिंग इवेंट है कि हाँ मानो इंसिडेंट हो गया, तो फिर उसके बाद पोस्ट डिजास्टर फेज हो जाता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं रिस्पॉन्स कि अब हाँ यहाँ के लोगों को सेफ जगह पे पहुँचाना, इनको फूड पहुँचाना, इनको क्लॉथ पहुँचाना, इनको शेल्टर पहुँचाना, मेडिसिन पहुँचाना, इनके रहने की जगह का ध्यान रखना, इनकी एजुकेशन का, हेल्थ का, हर तरीके से उनका ध्यान रखना, तो पोस्ट डिजास्टर फेज हो जाता है। ये तो लीगल बैकबोन जो है हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की, मतलब किन किन चीज़ों के बारे में ये बताता है डिजास्टर मैनेजमेंट, जो मेन रूल्स है। पहला क्या है, एक तो डिफाइन करता है कि डिजास्टर जो है नेचुरल, मैन मेड और नेग्लिजेंस बेस्ड जो है हर तरीके के आ सकते हैं, मतलब हर तरीके के इंक्लूड होते हैं। उसके साथ ही पावर ऑफ रिक्विजिशन, मतलब ये अथॉरिटीज़ को पावर प्रोवाइड करवाता है टू कमांडर रिसोर्सेज, प्रोविजंस एंड व्हीकल्स फॉर रेस्क्यू ऑपरेशंस, कि यहाँ पे जो है कि रेस्क्यू ऑपरेशन करवाना, जो भी रिलेटेड डिजास्टर आने के बाद जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवाना। उसके बाद सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंडेट करता है कि ये कोऑर्डिनेट एक्शंस ले मिटिगेशन के लिए। मतलब हमें ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि हमें डिजास्टर के बाद रिस्पॉन्स देना पड़े, हम कोशिश करें कि मिटिगेशन की डिजास्टर आए ही ना। ठीक है, ऐसी चीज़ें करें। तो मिटिगेशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे मैंडेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और उसके साथ ही पेनल्टीज भी है। पेनल्टीज किस चीज़ की, कि अगर कोई भी गवर्नमेंट जो भी है, अलग अलग अथॉरिटी जो बनाई रखी है, वो अगर नहीं मानते हैं इस चीज़ को, ध्यान नहीं देते, नेग्लिजेंस करते हैं, तो उनके लिए पेनल्टीज है। उसके साथ ही अगर कोई झूठा क्लेम करता है, जैसे कि उस डिजास्टर प्रोन हुआ ही नहीं फिर भी वो यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि नहीं मेरा घर टूट गया, मुझे इतने पैसे चाहिए, तो उसके लिए भी, फॉल्स क्लेम को फॉर रिलीफ के लिए भी। साथ ही मिस अप्रोप्रिएशन, जो मनी मटेरियल इनका अगर कोई गलत यूज़ करता है तो सबके लिए पनिशमेंट है 2 ईयर का इम्प्रिजनमेंट। ये सभी इस एक्ट के अंदर बताया गया है जो कि मैनेज करता है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से हमारे देश में डिजास्टर को मैनेज किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जो हम 3 टियर इंस्टीट्यूशन की बात करी थी, पहला है नेशनल लेवल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटीज को सपोर्ट करता है। वहीं स्टेट लेवल पे देखो तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर चेयर करेंगे और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी रहेगी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, इसको हेड करेंगे, और इनका काम रहेगा प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन का। अब देखो ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखोगे तो सबसे नीचे कौन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो इनका काम रहेगा सबसे ज़्यादा मेन कि जिस भी एरिया में, क्योंकि कहीं पे भी अगर डिजास्टर आया है तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उस जगह को प्रॉपर मैनेजमेंट करे, रिलीफ पहुँचाना, सारे काम उनके रहते हैं। तो ये पैरेलल नहीं है, बट ये सारे एक साथ मिलके ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि तीनों बराबर है, लेकिन मिलके ही काम किया जाता है। उसके बाद देखो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अगर हम काम देखें तो अब क्या रहेगा इनका मेन काम, देखो एक तो प्रोक्योर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ अम्यूनिटीज रिसोर्सेज, मतलब जितने भी रिसोर्सेज लगेंगे उन सबका प्रोक्योरमेंट करना। उसके साथ ही डिस्पोज ऑफ अनक्लेम्ड डेड बॉडीज, देखो बहुत बार डिजास्टर में बहुत सारी डेड बॉडीज आ जाती है, कोई रहता नहीं है कि हाँ कौन है, इसके घर वाले कुछ नहीं है, तो उन सबका डिस्पोज करना। उसके साथ ही प्रोवाइड शेल्टर, फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि जब डिजास्टर आता है तब सारी चीज़ें लोगों को ख़त्म हो जाती है, घर परिवार मतलब सभी चीज़ें चली जाती है, तो सबको
पहुंचाना, रिमूव डेब्री एंड कंडक्ट सर्च एंड रेस्क्यू, मतलब जो भी तहस नहस हुआ, लाइक सामान इधर उधर हो जाते, सब कुछ खराब हो जाता है तो सबको साफ करवाना, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करवाना कि और कुछ मतलब कहीं पे कोई कैजुअलिटी तो नहीं है, कोई डेथ वगैरह तो नहीं हुई है, उन सबको सर्च करना, कंट्रोल करना ट्रैफिक और रेस्ट्रिक्ट करना मूवमेंट, मतलब ट्रैफिक को भी उस टाइम पे रोकना और लोगों का इधर उधर जाना रोकना। ये सब काम रहता है किसका? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, क्योंकि वही रहती है ग्राउंड लेवल पे जो कि सारी चीज़ों को संभालेगी। ठीक है, अब देखो हमने जो 4 फेज की बात करी थी, पहला क्या है? प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, मतलब डिजास्टर को आने से पहले ही कि अभी कोई मतलब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि डिजास्टर आएगा, लेकिन हम अभी से प्रिपेयर रहें कि हम डिजास्टर आने ही ना दें। कैसे हो सकता है ये? कि देखो यहाँ पे हमें जो है एक तो रिवीजन ऑफ म्युनिसिपल रेगुलेशंस, मतलब म्युनिसिपल रेगुलेशंस जो है उनका रिवीजन करना, मतलब ऐसे बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर बनाना जो कि हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स जो है, अब BIS के अगर कोड देखोगे तो उसमें बता रखा है कि किस तरीके की बिल्डिंग बननी चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, मतलब जो भी बिल्डिंग वगैरह बनती है ना उसका प्रॉपर एक मतलब एक फॉर्मेट रहता है, एक रेगुलेशंस रहते हैं कि हाँ इस तरीके से बननी चाहिए, ताकि अगर डिजास्टर आता भी है तो इस बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हो तो डिजास्टर आने के टाइम पे बिल्डिंग गिर सकती है, तो इस तरीके से बनाना। उसके साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट, हर जगह जितने भी डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं, लाइक आप रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, बिल्डिंग का कर रहे हो, हॉस्पिटल का कर रहे हो, स्कूल का कर रहे हो, डैम का कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, तो वहाँ पे पहले से डिजास्टर मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ही करना है। ऐसा नहीं कि कैसे भी आपने वो बना दिया, क्योंकि अगर कैसे भी बना देंगे बिना प्लानिंग से तो डिजास्टर आने के टाइम पे वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उसका। वैसे ही और मैंडेटरी कंप्लायंस है, मतलब आप घर पे चलो एक बार ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी मर्जी है वो, लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, डैम्स हो गए, ये बहुत क्रिटिकल चीज़ें होती है, फ्लाईओवर हो गया, ब्रिज हो गया, तो इन जगह पे क्या करना है? मैंडेटरी कंप्लायंस करना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का ध्यान में रखते हुए ही इसको बनाएं, मतलब जो यहाँ पे रेगुलेशंस है उसको ध्यान में रखते हुए ही बनाया जाए। उसके बाद प्लानिंग हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना है कि जो भी हाई रिस्क जोन है वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ना बनाया जाए, लाइक स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जैसे जब कोई एरियाज रहते हैं जहाँ पे ओपन अर्थक्वेक आ जाते हैं, फ्लड आ जाता है, तो वहाँ पे बनाए ही ना। उसके बाद तो प्रिवेंशन के बाद अब प्रिपेयर्डनेस मतलब कि चलो प्रिवेंट हमने करने की कोशिश कर ली कि हाँ ऐसे ऐसी चीज़ें बनाई, अब मानो डिजास्टर आने वाला है, अब पता चल जाता है थोड़े टाइम पहले, मतलब इतनी तो हमारे पास टेक्नोलॉजी से कि हाँ हमें पता चल जाता है कि आने वाला है, तो अब उस टाइम पे क्या करना? प्रिपरेशन करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना। यहाँ पे कौन काम करेगा? एक तो जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है ये बताते हैं, मतलब जो यहाँ पे सेंसर्स लगाए जाते हैं, कुछ सिस्टम्स लगाए जाते हैं जो कि बता देते हैं। कम्युनिकेशन, नेशनल इमरजेंसी कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है ये टेरिस्ट्रियल, स्पेस बेस्ड सब तरीके का रहता है, तो ये हेल्प करता है मतलब पता करने में कि हाँ कौन सा डिजास्टर कब आने वाला है। उसके साथ ही जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है इनका स्ट्रेंथन कर दिया जाता है कि हर जगह इंफॉर्मेशन फैलाई जाए। उसके साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो है इनको ट्रेनिंग करवाना, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके साथ ही मॉक ड्रिलिंग स्टार्ट हो जाती है। मॉक ड्रिलिंग मतलब जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो है कि हाँ जब डिजास्टर आ जाएगा, क्योंकि आने वाला तो है ही सही है, हमें पता है, अब बस उसकी तैयारी करनी कि अब आने वाला है तो अब हमें क्या क्या करना है। पहले तो लोगों तक अवेयरनेस फैला देना फटाफट कम्युनिकेशन के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू कि लाइक अर्थक्वेक आने वाला है तो आप टेबल के नीचे चल जाइए, पेड़ के नीचे खड़े मत रहिए, ऐसे आप फ्लड वगैरह आने वाली है तो आप ऐसे उस एरिया में मत रहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, आप थोड़ा दूर एरिया में चले जाइए। ऐसे ही कई सारी अवेयरनेस फैला देना, साथ ही टीम को प्रिपेयर कर देना कि जब आ जाता है तो उस टाइम पे हमें क्या करना है। ऐसा नहीं कि डिजास्टर आ गया उसके 8-10 घंटे बाद वहाँ पर मानो कहीं पे आग लग गई, कुछ फॉरेस्ट फायर हो गया, ऐसा कुछ हो गया, अब वहाँ पे अथॉरिटी पहुँच ही नहीं पा रही है। हमें एट द टाइम क्या करना है? रिएक्ट करना है, मतलब जैसे ही डिजास्टर आता है उसके बाद फटाफट वहाँ पे रिस्पॉन्स देना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, एम्बुलेंस को आने में 4-4 घंटे लग रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रम्प्ट एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स, यही गोल्डन आवर, मतलब जब आ जाता है डिजास्टर तो उसके जस्ट बाद क्या करना है। तो वहाँ पे कौन वर्क करता है? तो फोर्स जो है, कौन सी फोर्स? एक तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो कि सबसे पहले पहुँचती है, और उसके साथ ही हमारी आर्म्ड फोर्सेस, इन ये जो है उस जगह पे सबसे पहले जाते हैं और लोगों को बचाने में हेल्प करते हैं। स्पेशलाइज्ड फोर्स रहती है, इनकी ट्रेनिंग पहले से ही रहती है। थ्रेटनिंग सिचुएशन, मतलब जो भी इमरजेंसीज रहती है वहाँ पे प्रोवाइड करवाना सर्विस। उसके साथ ही आर्म्ड फोर्सेस, ये भी इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं जब सिविल कैपेसिटी जो है
नहीं हो पाती, लाइक एयरलिफ्ट करना, तो वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस जाती है कि लोगों को अगर मानो निकालना है कहीं जगह से, तो वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके साथ ही जो इंसिडेंट कमांड सिस्टम जो है, ये क्या करते हैं, ये प्रोफेशनलाइज्ड मैनेजमेंट करते हैं, लॉजिस्टिक का, ऑपरेशन का, प्लानिंग का। यहाँ पे एसओपीज जो है वो लगाए जाते हैं सर्च के लिए, रेस्क्यू के लिए, मेडिकल असिस्टेंस के लिए, क्योंकि अब तो डिजास्टर हो गया है ऑलरेडी, मतलब खाना पहुंचाना लोगों तक, उनका रिहेबिलिटेशन करवाना कि उनके अगर घर टूट गए हैं तो उन्हें वापस से सही जगह पे पहुंचाया जाए, रहने की फैसिलिटी करवाई जाए, उनको मेडिसिन वगैरह पहुंचाई जाए। तो ये सारे काम रहते हैं कि कब के, रिस्पॉन्स के, ठीक है। उसके बाद रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन। रिकवरी मतलब अब हो गया, डिजास्टर खत्म हो गया, अब वापस से चीज़ों को बनाना पड़ेगा क्योंकि सब तो खत्म हो गया, तहस नहस हो गया उस जगह पे। तो ओनर ड्रिवन रिकंस्ट्रक्शन मतलब ओनर को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, ओनर के साथ मिलके ही रिकंस्ट्रक्शन करवाना, जो भी अफेक्टेड फैमिली से उनके साथ मिलके उनको सपोर्ट करना ताकि वो वापस उनके घर वगैरह बना सके। लाइवलीहुड मतलब सिर्फ हाउस तक ही नहीं, उसके अलावा भी लाइक एजुकेशन उनका ध्यान देना, फूड का ध्यान देना, उनकी क्लोथिंग का ध्यान देना, हर चीज़ का उसमें क्या करेंगे, ध्यान देंगे। उसके साथ ही रिलीफ स्टैंडर्ड मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड जो है फूड का, शेल्टर का, सैनिटेशन का, सब के लिए। लाइक ऑर्फन अगर कोई है, मानो एक बच्चा है, उसका कोई बचा ही नहीं है फैमिली में, कोई भी एक ही बच गया, कोई विडो बच गई, तो उनको रिलीफ पहुंचाना, मतलब उनके लिए कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड रखना कि हाँ इनको रेगुलर क्या मिलता रहे, खाना मिलता रहे, कुछ पैसे का इनके पास सोर्स रहे, हर चीज़ का ध्यान देना। और फाइनेंशियल कहाँ से आता है, तो देखो एक तो रिस्पॉन्स फंड है कि होने के बाद ये जो आता है नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट तीनों लेवल पर होता है, और एक मिटिगेशन फंड रहता है, ये भी तीनों लेवल पर रहता है। ये पहले रिस्क को कम करने के पहले ये दिया जाता है, ठीक है। और कम्युनिटी और स्टेक होल्डर्स का क्या रोल रहता है यहाँ पे, मतलब ये तो फोर्सेस का था उसके पहले जो हमने पढ़ा, अब कम्युनिटी जो बेसिक लेवल पर अगर हम देखें तो एक तो मीडिया का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि वार्निंग, अवेयरनेस फैलाने में, मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, जो भी इन सब का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं लाइक एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, ये सपोर्ट करते कई सारे इनिशिएटिव को। उसका सिविल डिफेंस और होम गार्ड जो हो गए, ये कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस डिप्लॉय करते हैं वहाँ पे। उसके साथ ही कॉर्पोरेट सेक्टर जो है ये क्या कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के से मतलब जो भी पैसा रहता है वो रिस्क को कम करने में लगा सकते हैं। उसके बाद ही अभी अगर हम देखें तो क्या चैलेंजेस अभी बढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा तो क्लाइमेट चेंज हो गया, उसके बाद अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ये बड़े बड़े चैलेंजेस है। क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है, मानसून सर्कुलेशन को खत्म कर दिया, सी लेवल राइज हो रहा है, ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं हिमालयास में, मतलब ये ग्लेशियर रिट्रीट जो हिमालयास में क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। उसके साथ ही अर्बन फ्लडिंग जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि अर्बन एरिया से अगर आप देखोगे तो आपको पहले क्या हुआ करता था, ज़मीन है, मिट्टी है, तो पानी को सोख लेती थी। अब मिट्टी बची ही नहीं, कंक्रीट हो गया, अब कंक्रीट हो गया, घर बन गए, बिल्डिंग बन गई ज़मीन में, और पेड़ भी हटा दिए और तो साथ में, तो ज़मीन में पानी जाने की जगह ही नहीं बची, तो अर्बन एरियाज में सबसे ज़्यादा फ्लड्स आते हैं। ये हो गया, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है, मतलब डिजास्टर को, रिस्क को भी कम करना है, क्लाइमेट चेंज को भी कम करना है, दोनों की प्लानिंग प्रॉपर रिक्वायर्ड है। तो समराइज हम कर सकते हैं कि हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसके थ्रू ही हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट हो रहा है। ये चारों चीज़ें, मिटिगेशन, प्रिवेंशन, उसके बाद प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स और रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, ये चारों प्रोसेस हमारे इस एक्ट में ही मेंशन है, और इसी के थ्रू हमारे देश में मैनेजमेंट होता है हर लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और सारा प्रिवेंट, मिटिगेशन, प्रिपेयर, रिस्पॉन्ड और रिकवर, और हर लेवल पे हो रहा है। ये मेन जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क करती है। और हमारी जो मेन फोर्स है जो वहाँ पे स्पेशलाइज्ड है रिस्पॉन्स देने के लिए, वो कौन सी है, एनडीआरएफ है, और साथ ही आर्म्ड फोर्सेस भी है जब सिचुएशन बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना है, हमारा मतलब विजन है कि हमें सेफ, कैसा, और डिजास्टर रेजिलिएंट इंडिया बनाना है। तो दैट्स ऑल अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। आई होप आपको समझ आया होगा, और आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या प्रोसेस है डिजास्टर को मैनेज करने की, बीइंग एसएसबी एस्पिरेंट और बीइंग अवेयर सिटीजन, कि आपको हमारे देश में किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।